अब सिर्फ शोर था। अरे यार, तुम कहाँ ले आए? इस बार तुम पर छोड़ा तो तुम हमें इन टूटे फूटे खंडरों में ले आए। किला ही देखना था तो कोई ढंग का किला ढूंढते जो कम से कम जर्जर ना होता। अमित किले को देख मुंह बनाता हुआ राजीव से बोला, अच्छे भले किलों में तेरी इच्छा पूरी ना हो पाती। वहाँ की सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है। बहुत सर्च मार के मैंने इस किले का पता लगाया है जो भूतिया भी है और जिसमें सिक्योरिटी भी नहीं है। यहाँ हम रात को भी आसानी से घूम सकते हैं और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कहते हैं यहाँ पर अमावस्या मौत का तांडव मचता है। राजू बोला, मेरी मम्मी ने तो आज सुबह ही अमावस के लिए पंडित जी की थाली निकाली थी। इसका मतलब अमावस आज है। बिना बोला, चलो इसका मतलब ये कि आज कम से कम एक आधे भूत से तो सामना हो ही जाएगा, वरना शायद हम खाली हाथ ही लौट जाते। कहकर अमित ने जोश से ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसके साथ बाकी सब हंस पड़े और सब अंदर चले गए। सबने अपनी अपनी पेंसिल टॉर्च जलाई और उसी की सारी हर चीज देखने लगे। किला जर्जर होते हुए भी शानदार था। साफ पता चल रहा था कि किसी जमाने में बेमिसाल रहा होगा। राजू सबको किले की कहानी सुनाने लगा। कभी इस किले ने बड़े शानदार दिन देखे थे, पर फिर यहाँ का राजा अचानक युद्ध में हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। जीतने वाले राजा ने बड़ी बेरहमी से न सिर्फ राजा बल्कि यहाँ की तकरीबन सारी प्रजा का भी कत्ल कर दिया। सिर्फ कुछ लोग ही छोड़े ताकि उन्हें अपनी चाकरी में वो लगा सके, और उनका भी इतना बुरा हाल उसने कर दिया था कि अगर वो मर जाते तो शायद बेहतर होता उनके लिए। और जब जीतने वाले राजा ने इस किले में रहना चाहा तो एक के बाद एक होते हादसों ने और लोगों के साथ हुई भयानक घटनाओं ने उसे समझा दिया कि जिन लोगों को उसने बेरहमी से मारा था वो अभी भी यहीं हैं। अस्वाभाविक मृत्यु के कारण किसी की गति नहीं हुई थी। डर के मारे राजा ने किला छोड़ने का निश्चय कर लिया, परंतु जाने से पहले ही रात ही उसके और उसकी पूरी सेना के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण बाहर से नहीं हुआ था बल्कि किले के अंदर से ही हुआ था। कहते हैं उस रात इतना शोर मचा था कि सुनने वालों के कान बहरे हो गए थे। राजा और उसके साथियों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। वो रात अमावस की रात थी। तब से पूरा महीना वीरान पड़े रहने के बाद हर अमावस की रात इस किले में खूब शोर मचता है। वो प्रेत किले में आने वाले के सामने उसके डर के रूप में आते हैं। जिस चीज़ से ज़्यादा डर वो उसी की शक्ल ले लेते हैं। आधा तो बंदा उनकी शक्ल देखकर ही मर जाता है। उन प्रेत के काम देखकर तो मौत खुद भी कांप जाती है। राजू की बात सुनकर अमित बोला, तुम्हारी बात तो कहीं से भी सच नहीं लगती। यहाँ तो हवा भी शांत है। वो लोग किले में ही इधर उधर घूमते रहे। तभी उन्हें एक बंद कमरा सा दिखा। जाने के लिए क्या अवशेषों के बीच में कमरा कैसे सही सलामत रह गया। दरवाजे पर सांकल लगी थी और ऊपर से रस्सी लिपटी हुई थी। विनय ने जेब से छोटा सा चाकू निकाला और उससे रस्सी काट दी। जब उसने रस्सी को अच्छे से टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो रस्सी नहीं मोली निकली। विनय ने उसे चाकू के साथ ही अपनी जेब में वापस डाल लिया और कमरे की सांकल खोल दी। तीनों धीरे धीरे उस कमरे में घुसे और टॉर्च से सब और देखने लगे। कोने में एक जगह 7 संदूक पड़ा था। राजू ने आगे बढ़कर उस संदूक को खोल दिया। संदूक खोलते ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। तीनों ने तंग आकर अपने कान उंगलियों से बंद कर लिए, पर शोर फिर भी उनकी बर्दाश्त के बाहर था। तभी राजू को लगा जैसे उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे हों। उसने टॉर्च अपनी साइड की तो वो वाकई उसके ऊपर सैकड़ों कीड़े चल रहे थे। वो बहुत बुरी तरह चिल्लाया और टॉर्च फेंककर अपने ऊपर से कीड़े हटाने लगा, पर कीड़े तो उसके मांस के अंदर तक धंस चुके थे। दर्द के मारे वो बिलबिलाए जा रहा था और देखते ही देखते कीड़े उसका पूरा शरीर चट कर गए। विनय और अमित तो ये देखकर पागल से हो गए। उन्होंने राजू की हालत देखकर खूब उल्टियां की। वो उल्टे पांव कमरे से बाहर निकलने लगे, पर वहाँ कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन वो तो अंदर आए थे दरवाजे से। तभी अमित की निगाह जमीन पर गई। राजू के हाथ से गिरी टॉर्च में पूरी जमीन सांपों से भरी हुई दिख रही थी। अमित को सांप से बहुत डर लगता था। उसकी घिघी बन गई। देखते ही देखते अमित को
सांपों ने पूरी तरह लपेट लिया और धीरे धीरे उसके शरीर को वो कसती चली गई। अमित के शरीर की हर हड्डी के चटकने की आवाज़ विनय ने सुनी। चीखों से गूंजते किले में भी अमित की चीखें साफ सुन रही थीं। अमित का मृत शरीर जैसे ही धरती पर गिर गया, वैसे ही विनय ने अपने होश खो दिए। उसका दिल और दिमाग अब और कुछ सहन नहीं कर सकता था। धीरे धीरे रात बीत गई और किला खामोश हो गया। सूरज की रोशनी विनय के मुंह पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो इधर उधर देखता हुआ सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी आंखों के आगे रात की सारी घटनाएं एक एक करके दौड़ जाती हैं। वो डर के मारे खड़ा नहीं हो पाता है और दरवाजे बाहर भागकर किले से बाहर निकल जाता है। उसके निकलते ही वो दरवाज़ा फिर गायब हो जाता है। विनय बगैर रुके भागता चला जाता है। गिरता पड़ता बगैर रुके वो आखिर एक बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और पहली बस जो भी दिखती है उसमें चढ़ जाता है। अब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। वो थककर आंखें बंद करता है तो पिछली सारी बातें उसके दिमाग में फिर से घूमने लगती हैं। डर के मारे वो आंखें खोल लेता है। सारी बातों में बस उसे एक ही बात समझ नहीं आती कि आखिर वो बचा कैसे। राजू और अमित की दुर्गति के बाद तो उसका बचना बड़े अचरज की बात है। तभी कंडक्टर के आने पर वो टिकट खरीदने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में मोली आ जाती है। उसे देखते ही विनय समझ जाता है कि इसी के कारण वो आज जिंदा है और शायद उस कमरे के दरवाजे को सिर्फ यही मोली ही बंद रख सकती थी। विनय को अब बड़ा डर लगता है कि जाने उस दरवाजे को खोलकर उसने सबके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। उसने घबराकर मोली चलती बस से नीचे फेंक दी और कंडक्टर को टिकट के पैसे देने लगा। पर ये क्या, वहाँ कंडक्टर नहीं बल्कि प्रेत खड़ा था और देखते ही देखते पूरी बस उस किले वाले कमरे में बदल गई और अब सिर्फ शोर था। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।